Hello to all, my name is Riya Maheshwari. Today we study the chapter Biotechnology and its application in class 12th Biology. इन प्रीवियस चैप्टर हमने डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म करते हैं, क्या क्या टूल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि उनके एप्लीकेशंस क्या है, मतलब क्या यूजेस हैं उनके। ओके, अब देखो क्या है कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या उस हिसाब से रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं? नहीं ना। ठीक है, अब सपोज मिल्क चाहिए, हर घर में मिल्क आता है, पॉपुलेशन कितनी है, क्या इतनी काउ है, क्या इतनी बफेलो है जो इतना मिल्क सिंथेसाइज कर सकती है? नहीं। सेम ऐसे ही एग्रीकल्चर में ले लो, जितनी पॉपुलेशन है, जितना वो फूड कंज्यूम कर रही है, क्या उतना एग्रीकल्चर के थ्रू बन पा रहा है? वेजिटेबल्स बन पा रही है, फ्रूट्स बन पा रहे हैं? नहीं। उसमें भी दिक्कत क्या है, अगर बन भी गई तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनमें डिसीज लग जाती है, मतलब बैक्टीरिया ने उनको हार्म कर दिया, वायरस ने हार्म कर दिया, किसी इंसेक्ट ने हार्म कर दिया, डिसीज लग गई तो और दिक्कत। तो इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया गया था बहुत सारी जगह पे, लाइक मेडिसिन में यूज किया गया था। हम जो वैक्सीन यूज करते हैं, सबको पता है, अभी कोविड में कोरोना की वैक्सीन बनी थी। ठीक है, तो वैक्सीनेशन में भी बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है, मेडिसिन बना रहे हैं, ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, उसमें बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉप्स बना रहे हैं, डिसीज फ्री क्रॉप्स बना रहे हैं, उसमें बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो काउज में भी क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारे जगह पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके जो चीजें हैं उनको मॉडिफाई किया जा रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा रहा है, जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए अच्छा हो। अगर क्रॉप्स में को या फिर क्रॉप्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बोलेंगे या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बोलेंगे। अगर एनिमल्स में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं एंड जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं तो उसको ट्रांसजेनिक एनिमल बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स बोलेंगे। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या है। सबसे फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है टिश्यू कल्चर में। देखो, अभी तक क्या करते हैं, नॉर्मली सीड्स लेते हैं, सीड को बोते हैं, ठीक है, प्लांट आते हैं, तो क्या है, टाइम भी ज्यादा लगता है और बहुत सारे हमें प्लांट को ग्रो करवाना है तो बहुत सारे सीड्स चाहिए। ठीक है, बट टिश्यू कल्चर की हेल्प से हम एक उस टिश्यू से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, टिश्यू कल्चर बोलेंगे। इसी का ही दूसरा नेम है माइक्रो प्रोपोगेशन। तो नॉर्मली हम कैसे करते हैं, हमने प्लांट लिया है, एनिमल लिया, ठीक है, सपोज मैं प्लांट ले लेती हूँ, तो प्लांट का मैंने क्या किया, एक टिश्यू ले लिया, ठीक है, उसको क्या बोलूंगी मैं, एक्सप्लांट बोलूंगी। क्या बोलूंगी, एक्सप्लांट। ठीक है, बट उस एक्सप्लांट के बाद प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो टोटीपोटेंट हो, मीन्स वो बार बार डिवाइड कर सके। अब मैंने उस एक्सप्लांट को एक टेस्ट ट्यूब में या फिर पेट्री प्लेट में डाल दिया। अब जैसे नेचर में कंडीशंस प्रोवाइड हो रही हैं, लाइक उनको फूड मिल रहा है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, वाइटामिन मिल रहे हैं, सॉल्ट्स मिल रहे हैं, वही हम सारी कंडीशंस उस पेट्री प्लेट या फिर टेस्ट ट्यूब में प्रोवाइड करा देंगे। लाइक हम उसको कार्बन सोर्स दे देंगे, कार्बन सोर्स यहाँ पे फ्रक्टोज होगा, वाइटामिन प्रोवाइड करवा देंगे, सॉल्ट्स प्रोवाइड करवा देंगे, अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करवा देंगे एंड हॉर्मोन्स प्रोवाइड करवा देंगे। जो हार्मोन्स प्लांट में होते हैं उनको फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, तो हमने उसमें साइटोकाइनिन डाल दिया, ऑक्सिन डाल दिया उनकी शूट और रूट को ग्रो कराने के लिए, गिबरेलिन डाल दिया। तो ये सारी कंडीशन हमने उस टेस्ट ट्यूब में या फिर पेट्री प्लेट में प्रोवाइड की और क्या हुआ, प्लांट ग्रो करने लगा। अब प्लांट्स ग्रो करने लगेंगे तो उसको हम फील्ड में डाल देंगे, तो एक टिश्यू से कितने सारे प्लांट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इसके एडवांटेज क्या है टिश्यू कल्चर के, वो देख लेते हैं। तो पहला तो यही हो गया कि शॉर्ट ड्यूरेशन में, कुछ टाइम में क्या हो रहा है, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट कि जितने भी प्लांट्स हैं वो कैसे होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि मैंने एक टिश्यू से इतने सारे प्लांट्स बनाए हैं ना, तो इसलिए जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। देखो, उन जेनेटिकली आइडेंटिकल को बोलते हैं सोमा क्लोन्स। ठीक है, थर्ड जो एडवांटेज है वो है कि हम डिसीज फ्री प्लांट बना सकते हैं। अब जैसे क्या है, प्लांट है, ठीक है, प्लांट में सपोज डिसीज हो गई तो नेक्स्ट जनरेशन उस प्लांट की आएगी, उसमें भी डिसीज होगी, फिर नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसमें भी डिसीज होगी। तो हम डिसीज फ्री प्लांट कैसे बना सकते हैं, सपोज अगर डिसीज प्लांट भी है तो हमने उसका ऐसा पार्ट लिया कि जो डिसीज फ्री है, तो वो वाला टिश्यू ले लिया, उससे हम बाकी प्लांट्स ग्रो करवा रहे हैं, तो बाकी प्लांट्स कैसे हुए, डिसीज फ्री प्लांट बने। तो कौन कौन सी प्लांट्स में हम इसको फॉलो करा सकते हैं, बनाना में हम टिश्यू कल्चर करा सकते हैं, शुगर केन में करा सकते हैं, पोटैटो में भी करा सकते हैं, और भी बहुत सारे प्लांट्स। तो टिश्यू कल्चर समझ आया। नेक्स्ट अब हम आते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पे। देखो, सोमैटिक मतलब सोमैटिक सेल की बात हो रही है। सोमैटिक सेल वो होते हैं जो बाकी पूरा बॉडी बनाती है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स फ्यूजन, क्रॉसिंग। तो सोमैटिक सेल का फ्यूजन करा रहे हैं, क्रॉसिंग करा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। तो हम इसमें क्या कराते हैं, हमने क्या किया, सोमैटिक सेल्स लिए, तो एक सोमैटिक सेल सपोज ए हो गया, दूसरा सोमैटिक सेल बी हो गया। इसका मैंने प्रोटोप्लास्ट निकाला और उन दोनों प्रोटोप्लास्ट को मैंने फ्यूज करा दिया।
मुझे क्या मिल जाएगा, एक सोमेटिक हाइब्रिडाइज्ड प्लांट मिल जाएगा या एनिमल मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या कराया, टोमेटो था और पोटैटो था। ठीक है, साइंटिस्ट को बनानी थी टमाटर आलू की सब्जी। उन्होंने सोचा क्या मैं अलग से टमाटर लेके आऊं, क्या मैं अलग से पोटैटो लेके आऊं, दोनों को काटूं छीलूं फिर बनाऊं। तो इन्होंने सोचा मैं क्या करता हूं, मैं टोमेटो के सेल्स लेता हूं और पोटैटो के सेल लेता हूं, उन दोनों का प्रोटोप्लाज्म निकालता हूं और उनको फ्यूजन करवा देता हूं। जब फ्यूजन करवाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, पोमेटो बन जाएगा। तो मेरा काम कम हो जाएगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ही साथ सीधा उसी की सब्जी बना दूंगी। ठीक है, तो वही तो क्या हुआ, टोमेटो था पोटैटो था, दोनों का प्रोटोप्लास्ट लिया, उन दोनों का फ्यूजन कराया और क्या बन गया, पोमेटो बन गया। ठीक है, हालांकि ये इतना सक्सेसफुल नहीं था बट साइंटिस्ट ने ट्राई करके देखा था। ठीक है, थर्ड इज हेरोडिन। हेरोडिन जो होता है वो एक प्रोटीन होता है, मेनली वो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। तो वैसे क्या होता है, हेरोडिन है ये हेरोडिनेरिया में मिलता है, मतलब जो ब्लड सकिंग लीच होती है उनमें मिलता है। अब हर ब्लड सकिंग लीच में से तो हेरोडिन निकालेंगे नहीं, तो साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने लैब में हेरोडिन जीन बनाया। अब लैब में बनाया है तो मैं क्या बोलूंगी, आर्टिफिशियल हेरोडिन जीन है। अब उस आर्टिफिशियल हेरोडिन जीन को होस्ट में ट्रांसफर करवाया। अब यहाँ पे होस्ट है ब्रेसिका नैपियस। ठीक है, अब डायरेक्ट तो होस्ट में ट्रांसफर करवाएंगे नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। यहाँ पे वेक्टर कौन होगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस। देखो मोस्टली क्या होता है, जितने भी प्लांट के लिए वेक्टर्स यूज होते हैं वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस ही यूज होते हैं। तो क्या हुआ, वही आर्टिफिशियल हेरोडिन जीन था, उसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस के थ्रू ब्रेसिका नैपियस में ट्रांसफर करवा दिया। अब ये क्या है, प्लांट है। अब ब्रेसिका नैपियस के जितने भी अब सीड्स आएंगे उनमें यही हेरोडिन जीन प्रेजेंट होगा। ये हेरोडिन जीन क्या करवाएगा, प्रोटीन बनवाएगा। तो सीड्स में क्या है, वही हेरोडिन प्रोटीन्स हैं। ठीक है, उन हेरोडिन प्रोटीन को वहां से सीड में से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसको यूज करेंगे। मेनली ये यूज किए जाते हैं ट्रांसप्लांटेशन में, बहुत सारी सर्जरीज में। नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है वो है गोल्डन राइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो नॉर्मल राइस जो होते हैं उसमें विटामिन ए नहीं होता है, पर जो गोल्डन राइस बनाए गए थे वो क्या है, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में विटामिन ए है। तो मेनली जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है वो इस गोल्डन राइस को कंज्यूम कर सकते हैं। इस गोल्डन राइस को जीएम राइस भी बोलते हैं। जीएम की फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस, क्योंकि इन राइस में के जीन्स में कुछ कुछ चेंज करके उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करके वो राइस बनाए गए हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, जीएम राइस, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस, या फिर इसको ट्रांसजेनिक राइस भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं ये बनी कैसे। डैफोडिल प्लांट लिया। ठीक है, डैफोडिल प्लांट में जीन प्रेजेंट होता है, डेट इज बीटा कैरोटीन जीन। ठीक है, इस बीटा कैरोटीन जीन के पास प्रॉपर्टी होती है कि विटामिन ए को सिंथेसाइज करवा सकता है। तो क्या किया, डैफोडिल प्लांट में से बीटा कैरोटीन जीन को निकाला। अब इस जीन को राइस प्लांट में ट्रांसफर करवाया, किसके थ्रू, वेक्टर के थ्रू, डेट इज एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। अब राइस प्लांट में करा दिया। अब ये जो बीटा कैरोटीन जीन है ये राइस प्लांट में गया, वो क्या बनवाएगा, विटामिन ए बनवाएगा। अब जितने भी मेरे पास जो राइस आएंगे वो कैसे होंगे, विटामिन ए इनरिच्ड होंगे, तो उन्हीं को बोलेंगे गोल्डन राइस। गोल्डन राइस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ना येलो कलर के होते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये है नॉर्मल राइस, व्हाइट कलर के जो दिख रहे हैं, ये जो येलो कलर के दिख रहे हैं ये है गोल्डन राइस। ठीक है, अब गोल्डन राइस जो नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हो जाती है, जीरो पैथेलमिया जिसको बोलते हैं, वो लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है, कोई भी कंज्यूम कर सकता है जिसको विटामिन ए चाहिए। नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है वो है, हम इससे इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं। देखो प्लांट है, इंसेक्ट आया, प्लांट को हार्म कर गया, बर्बादी प्लांट की। ठीक है, किसान बैठ के रो रहा है कि मेरी इस बार की खेती बाड़ी खराब हो गई। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, हम जेनेटिक्स का यूज करके, मतलब बायो टेक्नोलॉजी का यूज करके इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं कि इंसेक्ट आ जाएगा, वो इस प्लांट का कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो देखो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट को हार्म करते हैं, इवन बैक्टीरिया को भी हार्म कर जाते हैं। तो एक बैक्टीरिया है, डेट इज बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। ठीक है, इसको भी हार्म करता था इंसेक्ट प्लांट के साथ साथ, बट बैक्टीरिया कमजोर नहीं था, बैक्टीरिया के पास कुछ पावर्स थी। ठीक है, जो इंसेक्ट के रेजिस्टेंस में काम करता था, मतलब इंसेक्ट को मार देता था। अब देखते हैं क्या प्रॉपर्टी थी। जो बैक्टीरिया था उसके पास ना एक जीन था जो डिफेंस में काम करता था, वो जीन था क्रिस्टल प्रोटीन। ये जो क्रिस्टल प्रोटीन है ये वैसे इनएक्टिव स्टेज में रहता है। ठीक है, इस क्रिस्टल प्रोटीन के पास कुछ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होते हैं, मतलब इंसेक्ट को मारने वाले प्रोटीन्स होते हैं। अब क्या हुआ, इंसेक्ट आया, हार्म किया। ठीक है, बैक्टीरिया ने क्या किया, क्रिस्टल प्रोटीन्स निकाले, वो क्रिस्टल प्रोटीन्स क्या हुए, उस इंसेक्ट में चले गए। ठीक है, अब अभी तक क्या थे, इनएक्टिव थे। ठीक है, अब जैसे ही वो इंसेक्ट में गए, इंसेक्ट में जाने के बाद इंसेक्ट की गट में गए, गट का जो पीएच है वो है एल्कलाइन।
तो वो प्रोटीन जब एल्कलाइन पीएच से मिले तो वो क्या हो गए, एक्टिव हो गए। अब जब एक्टिव हो गए तो वो क्रिस्टल्स कैसे हो गए, सॉल्यूबल हो गए। जब सॉल्यूबल हो गए तो उन्होंने क्या किया, मिड गट एपिथेलियम टिश्यूज जो थे गट में, इंसेक्ट की गट में, उनमें पोर्स क्रिएट कर दिए, उनमें छेद कर दिए। अब जब छेद हो गए तो क्या होगा, बार बार जो वाटर है, मैट्रिक्स है, वो अंदर जाने लगेगा। ठीक है, सेल्स क्या होंगे, स्वेल हो जाएंगे, स्वेल होते 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 ब्लास्ट हो जाएगा। अब क्या हुआ, पूरा का पूरा मिड गट जो गट है वो ब्लास्ट हो गई, उसके सारे सेल, तो इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्लियर? फिर से एक बार बता देती हूँ क्या हुआ, कि बैक्टीरिया के पास जीन्स थे। ठीक है, वो जीन्स थे, वो क्रिस्टल प्रोटीन्स बनाते थे। वैसे वो क्रिस्टल प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में रहते थे। ठीक है, बट अगर वो क्रिस्टल प्रोटीन्स जब इंसेक्ट के पास जाएंगे, क्योंकि उस इंसेक्ट ने क्या किया, बैक्टीरिया को हार्म किया, जब वो हार्म कर रहा है तो वो प्रोटीन्स इंसेक्ट के अंदर चले गए। इंसेक्ट के अंदर कहाँ जाएंगे, मिड गट में जाएंगे। ठीक है, गट का जो पीएच होता है वो अल्कलाइन पीएच होता है। जैसे ही वो प्रोटीन्स, इनएक्टिव प्रोटीन उस अल्कलाइन पीएच से मिले, वैसे ही क्या हो गए, वो प्रोटीन एक्टिवेट हो गए और जो क्रिस्टल्स थे वो सॉल्यूबलाइज हो गए। जब सॉल्यूबलाइज हो गए तो उन्होंने क्या किया, मिड गट एपिथेलियम टिश्यू को में पोर्स क्रिएट कर दिए। पोर्स क्रिएट हो गए तो क्या होगा, ऑस्मोसिस होगी, अंदर मैट्रिक्स जाएगा, वाटर जाएगा, वाटर जाएगा, सेल स्वेल होंगे, स्वेल होते होते वो लाइसिस हो जाएंगे, मतलब फट जाएंगे। फट गए तो क्या होगा, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि इन बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी हम प्लांट में भी तो ला सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, वही जो बीटी टॉक्सिन जीन थे उनको निकाला उन बैक्टीरिया से और उनको प्लांट्स में डाल दिया। ठीक है, अब कौन कौन से प्लांट में यूज कर सकते हैं, कॉटन में यूज कर सकते हैं, टोमेटो में यूज कर सकते हैं, सोयाबीन में यूज कर सकते हैं, कॉर्न में यूज कर सकते हैं, ब्रिंजल में यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं को हम बीटी लगा देंगे, मतलब वो जीन्स हम बीटी जीन कॉटन में यूज कर रहे हैं तो अब उस कॉटन को क्या बोलेंगे, बीटी कॉटन बोलेंगे। टमाटो में यूज कर रहे हैं तो बीटी टमाटो, सोयाबीन में यूज कर रहे हैं तो बीटी सोयाबीन। क्लियर? अब देखो, अब ये कौन कौन से इंसेक्ट को टारगेट करेगा, ये टारगेट करेगा जो टबैको वर्डवॉर्म होती हैं, आर्मी वॉर्म होती हैं, बीटल्स जो होती हैं, फ्लाइज जो होती हैं, मॉस्किटो, तो इन सबको ये टारगेट करेगा, मतलब इन सबको वो किल कर देगा। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि जब बैक्टीरिया के पास इतने टॉक्सिन जीन है कि वो क्या कर रहे हैं, एपिथेलियम में पोर्स क्रिएट कर देते हैं, तो ये बैक्टीरिया को हार्म क्यों नहीं कर रहे, ये प्लांट्स को हार्म क्यों नहीं कर रहे, वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी तक कैसे हैं, वो इनएक्टिव स्टेज में ही है। वो तभी एक्टिव होंगे जब उनको एल्कलाइन पीएच मिलेगा। अब एल्कलाइन पीएच प्लांट्स में तो मिल नहीं रहा, बैक्टीरिया में भी नहीं मिल रहा, वो कहाँ मिलेगा, इंसेक्ट की मिड गट में मिलेगा। तो जैसे ही वो मिड गट में जाएंगे वो प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, सॉल्यूबलाइज हो जाएंगे, पोर्स क्रिएट करेंगे, लाइस कर देंगे सेल का और इंसेक्ट। ठीक है, क्लियर? अब देखो, ये जो डिफरेंट डिफरेंट बीटी टॉक्सिन्स के जीन होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट को टारगेट करते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के जीन्स अलग अलग इंसेक्ट को टारगेट करेंगे। अब देखो, ये जो जीन्स होते हैं ये कोडेड होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे CRY1AC और CRY3AB है, ये जीन का कोड है। ये किसको कंट्रोल करेगा, कॉटन वॉलवॉर्म को कंट्रोल करेगा, मतलब इसको नहीं होने देगा, इस कॉटन वॉलवॉर्म को। ठीक है, CRY1AB है, वो किसको कंट्रोल करेगा, कॉर्न बोरेर को कंट्रोल करेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। देखो अभी तक हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए थे कि इंसेक्ट से रेजिस्ट करने के लिए प्लांट्स, अब ये है कि पेस्ट से रेजिस्ट करने के लिए हम प्लांट्स बनाएंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो नेमाटोड होता है, नेमाटोड कौन सा, मेलोइडीगाइनी इनकॉग्निटा, ये जो नेमाटोड है ये क्या करता है, टबैको प्लांट में रूट नॉट डिसीज बना देता है, मतलब जो उनकी रूट्स होती है ना उसमें क्या बन जाएंगी, नॉट्स बन जाएंगी, मतलब गांठें बन जाएंगी। ठीक है, अब इनसे प्रोटेक्ट करना है तो कौन सी टेक्निक यूज की जाएगी, RNA इंटरफेरेंस, जिसको RNAi भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये जो RNAi है ये नेचुरली हर यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, मतलब उनकी ये नेचुरल मैकेनिज्म है कि वो क्या करे, RNA को इंटरफेयर करे। ठीक है, तो अब इस RNAi टेक्नोलॉजी में क्या होता है या फिर इस टेक्निक में क्या होता है कि हम mRNA को साइलेंस कर देते हैं। जब हमने mRNA को साइलेंस कर दिया तो प्रोटीन ही नहीं बन पाएगा। देखो क्या होता है, DNA है, DNA से क्या बना, RNA बना, ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, अब क्या होगा, उस mRNA से प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन। तो मैंने क्या किया, mRNA को साइलेंस कर दिया, मतलब स्टॉप कर दिया। जब mRNA स्टॉप हो गया तो क्या प्रोटीन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, मतलब ट्रांसलेशन नहीं होगी, तो आगे के काम ही नहीं होंगे। तो वही करता है mRNA साइलेंस, किसको करेगा, प्रोटीन साइलेंस हो गया तो प्रोटीन नहीं बनेगा, मतलब ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। अब
mRNA साइलेंस होगा कैसे? वो होगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के थ्रू। अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का सोर्स क्या क्या हो सकता है? जैसे अगर कोई वायरस है, ठीक है, उसके पास आरएनए जीनोम है, उसमें मैं इन्फेक्शन करवा दूं तो वो क्या बना लेगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेगा। या फिर ट्रांसपोजोम्स भी होते हैं, वो भी क्या बनाते हैं? वहां से हमको मिल जाएगा डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। अब देखो मैकेनिज्म देखते हैं कैसे ये वर्क करेगा। नेमेटोड स्पेसिफिक जीन लिया, उसको मैंने होस्ट में कराया ट्रांसप्लांट, दैट इज टबैको प्लांट। किसके थ्रू? वेक्टर के थ्रू, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस। अब टबैको प्लांट क्या फॉर्म करने लगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म करेगा। ये रहा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये इसका सेंस और ये इसका एंटी सेंस, ठीक है। देखो अब क्या होगा, एक एंजाइम यूज में आएगा, दैट इज आरएनएज थर्ड, जिसको डाइसर भी बोल सकते हैं। ये डाइसर क्या करेगा? इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को थोड़ा सा तोड़ देगा, तो कितने बन जाएंगे? 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड का डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। अब इसको क्या बोलूंगी? स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए बोलूंगी, दैट इज एसआई आरएनए, क्योंकि स्मॉल है, छोटा हो गया, और वो इंटरफेयर करेगा आरएनए को, इसलिए स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, ठीक है। अब देखो ये स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए क्या फॉर्म करेगा? आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, दैट इज रिस्क, ठीक है। अब ये रिस्क क्या करेगा? देखो अब क्या हुआ, नेमेटोड आया, नेमेटोड प्लांट में एंटर हुआ, जैसे ही प्लांट में एंटर हुआ वो एसआई आरएनए क्या बना लेगा? रिस्क बना लेगा। अब वो रिस्क क्या करेगा? इस नेमेटोड के पास भी तो आरएनए होगा, तो ये रिस्क उस पर वर्क करेगा, ठीक है। जब उस पर वर्क करेगा तो इसके आरएनए को किल कर देगा, मतलब क्या कर देगा? तोड़ देगा। जब टूट गया मतलब क्या हुआ? साइलेंस हो गया, स्टॉपेज हो गई। जब आरएनए टूटा तो प्रोटीन क्या बनेगा? नहीं बनेगा। जब प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो वो आगे की चीजें कैसे कर पाएगा, ठीक है। तो कोई प्रोटीन नहीं बना तो वो रूट नॉट डिसीज भी नहीं कर पाया। तो समझ आया कैसे हम प्लांट को रेजिस्टेंट बना रहे हैं पेस्ट के थ्रू? तो कैसे बनाया, कौन सी टेक्निक यूज की? आरएनए इंटरफेरेंस, दैट इज आरएनएआई, ठीक है। कैसे किया कि वो क्या करता है? वो इंटरफेयर करता है प्रोटीन फॉर्मेशन को, मतलब ट्रांसलेशन को इंटरफेयर करेगा। एमआरएनए ट्रांसलेशन ही नहीं कर पाएगा, मतलब एमआरएनए को स्टॉप कर देगा, ठीक है। कैसे स्टॉप किया वो हमने देखा प्लांट में। अब टबैको प्लांट में हमें डिसीज नहीं है, मतलब हमें टबैको प्लांट कैसा बनाना है? पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है, तो वही नेमेटोड स्पेसिफिक जीन लिया, टबैको प्लांट में ट्रांसफर किया। अब टबैको प्लांट में ट्रांसफर होने के बाद उसने क्या बना लिया? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लिया। अब वो आरएनए एंजाइम के थ्रू क्या बन गया? ऐसा ही आरएनए बन गया। अब जब निमेटोड आएगा, अब वो वेट कर रहा है, निमेटोड आएगा तो मैं रिस्क बनूंगा, ठीक है। तो जैसे ही निमेटोड आया क्या बन गया? रिस्क बन गया, ठीक है। अब रिस्क क्या करेगा? निमेटोड का जो आरएनए है उसको क्लीव कर देगा, तोड़ देगा। जब आरएनए टूट जाएगा तो क्या वो प्रोटीन बना पाएगा? नहीं बना पाया। प्रोटीन नहीं बना तो क्या डिसीज वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसे करके उन प्लांट्स में डिसीज नहीं होगी। क्लियर? इतना समझ आया? नेक्स्ट पार्ट में अब हम डिस्कस करेंगे इसके और भी एप्लीकेशन। सो इतने में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।